ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। आमतौर पर फसल कटाई के बाद किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या पराली की होती है, क्योंकि इसका समाधान करते समय किसानों को काफी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसी समस्या के समाधान के लिए हैप्पी सीडर मशीन बहुत ही उपयोगी कृषि यंत्र है। इस मशीन के द्वारा धान की कटाई के बाद खेत से बिना पराली हटाए गेहूं और इसके जैसी कई फसलों की सीधी बुआई की जा सकती है। इस मशीन की और क्या विशेषता है, ये कैसे काम करती है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं कृषि अभियंता योगेंद्र सोरेन। सबसे पहले किसान बंधु, हैप्पी सीडर एक ऐसी मशीन है जो कि मतलब हमारे पराली जलाने की समस्याओं को मतलब वो समाधान करती है। तो जैसे कि किसान बंधु हम लोग जानते हैं कि जब गेहूं और धान की जो कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो उसमें हम लोग कंबाइन का यूज करते हैं। तो इस हार्वेस्टिंग के बाद जो समस्याएं आती है, जैसे काटने के बाद जो उसमें पराली जो होते हैं, उसमें खड़े ठूट जो पड़े रहते हैं खेत में, तो उसको हटाने के लिए किसान बंधु करते क्या है, इसको जला देने से बहुत ही जल्द ये खेत खाली हो जाएगा। लेकिन किसान बंधु ये बहुत ही गलत है, क्योंकि इससे अब बहुत सारी समस्याएं मतलब उत्पन्न हो रही है। हमारे जलवायु से लेकर हमारे मिट्टी में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही है। जो खेत का जो टेम्परेचर है, मिट्टी का टेम्परेचर, वो बढ़ जाते हैं और जो उसमें कि जो रहते हैं माइक्रोब जो लाभदायक होते हैं, तो वो मर जाते हैं। तो इस समस्याओं को समाधान के लिए कृषि वैज्ञानिकों ने हैप्पी सीडर का इजाद किया है, जो आपका 2 कंपोनेंट से मिलके बने रहते हैं। इसका एक होते हैं जैसे जीरो टी सीड ड्रिल और दूसरा है कि रोटर जो कि स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम है। हैप्पी सीडर मशीन खेत में पराली और फसल अवशेष बिना निकाले फसलों की सीधी बुआई कर सकता है। हैप्पी सीडर मशीन में आगे की ओर रोटावेटर यूनिट लगी होती हैं, जिसकी मदद से पराली और फसल अवशेष को काटकर मिट्टी में मिला देता है, जो कि आगे चलकर खाद के रूप में परिवर्तित होकर मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। हैप्पी सीडर मशीन में पीछे की ओर जीरो ट्रेलर लगा होता है, जो फसलों की बुआई का काम करता है। हैप्पी सीडर मशीन में 2 बॉक्स होते हैं, जिसमें खाद और बीज को अलग अलग भरा जाता है। इस मशीन के माध्यम से एक दिन में लगभग 6 से 8 एकड़ में बुआई की जा सकती है। और इसमें जो कंपोनेंट होते हैं, तो आप लोग अगर किसान बंधु देखे होंगे तो सीड ड्रिल मशीन, तो कुछ सिमिलरिटी इसमें दिखने को मिलेंगे। बस इसमें अलग दिखेंगे आपको रोटर जो अलग से लगे रहते हैं, जो पराली को दबाने के काम आते हैं, वो खेत में ही काट करके वो मल्च कर देते हैं। और जो फर्टिलाइज़र बॉक्स और सीड बॉक्स में हर बॉक्स में ये पाइप लगे रहते हैं और वो फरो ओपनर पे जा कर के नीचे लगे रहते हैं। और जो कंपोनेंट हैं आपका ड्राई व्हील, जो कि बीज को गिराने और उसको ऑपरेट करती है ड्राई व्हील, इसमें वो लगे रहते हैं। और उसमें और एक कंपोनेंट है डेप्थ कंट्रोल। कहने का मतलब कि कितना गहराई में हम लोग इसको लगाते हैं। डेप्थ कंट्रोल व्हील लगे रहते हैं, जो उसमें हम लोग एडजस्ट करते हैं कि कितना डेप्थ हम लोग नीचे डाल रहे हैं। ऐसा ना कि हम लोग खेत में गए और डायरेक्ट हम लोग चला दिए मशीन को, तो इससे क्या होगा, कभी ज़्यादा भी हम लोग डेप्थ दे रहे हैं और कभी कम भी दे रहे हैं। तो इसको ध्यान रखना है। दूसरा जो आपको ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो ऑपरेट हम लोग करते हैं, तो जनरली किसान बंधु ये डबल क्लच टाइप का वो ट्रैक्टर ले, सिंगल टाइप क्लच टाइप वाले में उतने इफ़िशेंटली ये वर्क नहीं करते हैं। विशेषकर हैप्पी सीडर को चलाने में हम लोग क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, तो वो है कि जो इंजन का जो स्पीड है हम लोग 1800 से 2000 आरपीएम रखें, क्योंकि 1800 से 2000 आरपीएम अगर नहीं रखते हैं तो क्या होता है कि जो उसमें स्टबल पराली जो होते हैं उसमें फंसने लगते हैं टाइन्स में। तो इसलिए हम लोग जो इंजन का स्पीड है 1800 से 2000 रखते हैं। और जो उसमें फ्लेयर जो लगे रहते हैं उसमें क्लियरेंस रखते हैं, जो ज़मीन से थोड़ा उठा होना चाहिए। अगर ज़मीन से अगर टच रहेगा तो वो उसमें भी क्या होता है कि उसमें भी फंसेगा आपका पराली, और उसमें मशीन में कंपन आने लगती है।
तो हम लोग क्या करेंगे, फ्लेयल का डिस्टेंस को भी देखेंगे। जो ज़मीन में फरो ओपनर से जो पिछले लगे रहते हैं, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस ज़मीन से ज़्यादा सटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर हम लोग रखेंगे। इस मशीन की अनुमानित कीमत 2 लाख रुपए है, जो कि यंत्र की क्वालिटी और विशेषताओं के अनुसार अलग अलग हो सकती है। इस मशीन का वजन लगभग 7 क्विंटल है, जो 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर से भी खींचा जा सकता है। कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही कृषि यंत्रीकरण अनुदान योजना के तहत हैप्पी सीडर कृषि यंत्र की खरीद पर आर्थिक अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के तहत हैप्पी सीडर की खरीद पर सामान्य वर्ग के किसानों को 75% तक सब्सिडी यानी अधिकतम 1,10,000 रुपए का अनुदान देय है। वहीं SC/ST वर्ग और अन्य श्रेणी के किसानों के लिए हैप्पी सीडर की खरीद पर 80% तक सब्सिडी यानी अधिकतम 1,20,000 रुपए की आर्थिक सहायता का प्रावधान है। बिहार राज्य सरकार की कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत हैप्पी सीडर की खरीद पर सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। और सबसे ध्यान रखने वाली बात है कि किसान बंधु की हम लोग ज़्यादा सवेरे ना करें हैप्पी सीडर से बुआई, क्योंकि उसमें नमी ज़्यादा रहते हैं, तो नमी का ध्यान रखना कि ज़्यादा नमी ना हो। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए सीएम आज करेंगे प्रचार। 4 जगहों पर चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। शाम को लौटेंगे रायपुर। रायपुर में शिक्षा कर्मियों की विधवा महिलाएं आज निकालेंगी कफन रैली। अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 43 दिनों से जारी है अनशन। जशपुर में लव जिहाद को लेकर हंगामा। एसपी ऑफिस का लोगों ने किया घेराव। आरोपी युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग। रायपुर में अंतर्राज्यीय ट्रक चोर गिरोह का खुलासा। 7 लाख रुपए नकदी के साथ 40 ट्रक बरामद। मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार। 200 ट्रकों की हेराफेरी का आरोप। अंबिकापुर से लापता नाबालिग यूपी से बरामद। शादी का झांसा देकर आरोपी ले गए थे यूपी। पुलिस ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर जिला बालाघाट और इससे लगे जिलों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी दिनों में मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही हल्के बादल छाए रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान 27 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 से 10 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आने वाले दिनों में हवा की गति लगभग 5.1 से 7.3 किलोमीटर प्रति घंटे दक्षिण पश्चिम दिशा से चलने की संभावना है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि खरीफ फसलों जैसे धान के बचे हुए अवशेषों को न जलाएं, क्योंकि इससे वातावरण में प्रदूषण अधिक होता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इससे उत्पन्न धुआं के कारण सूर्य की किरणें फसलों तक कम पहुंचती हैं, जिससे फसलों में प्रकाश संश्लेषण और वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया प्रभावित होती है, जिससे फसलों में भोजन बनाने में कमी आती है। इस कारण फसलों की उत्पादकता व गुणवत्ता प्रभावित होती है। किसानों को सलाह दी जाती है कि धान के बचे हुए अवशेषों को जमीन में मिला दें, इससे मृदा की उर्वरता बढ़ती है। साथ ही यह पलवार का भी काम करती है, जिससे मृदा में नमी का वाष्पोत्सर्जन कम होता है। नमी मृदा में संरक्षित रहती है। धान के अवशेषों को सड़ाने के लिए पुसा डिकम्पोजर कैप्सूल का उपयोग 4 कैप्सूल प्रति हेक्टेयर की दर से किया जा सकता है। मौसम को ध्यान में रखते हुए गेहूं की बुआई के लिए खाली खेतों को तैयार करें और उन्नत बीज खाद की व्यवस्था करें।
गेहूं की उन्नत किस्मों में सिंचित परिस्थितियों के लिए HD 3226, HD 2967, HD 3086, HD 2851 का चयन करें। बीज की मात्रा 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखें। जिन खेतों में दीमक का प्रकोप होता हो वहां पे क्लोरोपाइरिफास 20 EC 5 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से पलेवा के साथ दें। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास उर्वरकों की मात्रा 120, 50 व 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देनी चाहिए। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान इस समय लहसुन की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। लहसुन की उन्नत किस्मों में G1, G41, G50, G282 का चयन करें। खेत में देसी खाद और फास्फोरस उर्वरक अवश्य डालें। तापमान को ध्यान में रखते हुए किसान चने की बुआई इस सप्ताह कर सकते हैं। बुआई से पहले मृदा में उचित नमी का ध्यान अवश्य रखें। छोटी एवं मध्यम आकार के दाने वाली किस्मों के लिए 60 से 80 किलोग्राम और बड़े दाने वाले किस्मों के लिए 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बुआई 30 से 35 सेंटीमीटर दूरी में कतारों में करनी चाहिए। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम और PSB के कल्चर से अवश्य उपचारित करें। इस मौसम में पालक, धनिया, मेथी की बुआई कर सकते हैं। पत्तों के बढ़वार के लिए 20 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ की दर से छिड़काव कर सकते हैं। इस मौसम में तैयार खेतों में प्याज की रोपाई करें। रोपाई वाले पौधे 6 सप्ताह से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। पौधों को छोटी क्यारियों में रोपाई करें। रोपाई से 10 से 15 दिन पहले खेत में 20 से 25 टन गोबर की सड़ी खाद डालें। 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास आखिरी जुताई में डालें। पौधों की रोपाई अधिक गहराई पर ना करें और कतार से कतार की दूरी 15 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। गोभी वर्गीय सब्जियों में पत्ती खाने वाले कीटों की निरंतर निगरानी करते रहें। यदि संख्या अधिक हो तो BT 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से या स्पाइनोसेट दवा 1 ml प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर छिड़काव करें। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि कुक्कुट में कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करें। मुर्गीशाला की बिछाली गीला होने पर समय से पलट दें और इसे सुखाने के लिए चूना का भुरकाव करें। इस समय बकरियों में लीवर फ्लू की संभावना हो सकती है, अतः इससे बचाव के लिए नीलजान नामक दवा उनके शरीर भार के हिसाब से 4 से 8 ग्राम प्रति बकरी दें। संभावित मौसम पूर्वानुमान में तापमान की गिरावट को देखते हुए पशुओं को दिन के समय धूप में रखें व रात्रि में ठंड से बचाव के लिए छत के अंदर रखें। दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज के अन्नदाता हेल्पलाइन में जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया गया है उससे पूछा है ग्राम मलहरा, जिला रतलाम के किसान सुभाष पाल ने। आप बकरियों को खुरपका और मुंहपका रोग से बचाने के उपायों पर जानकारी चाहते हैं तो सुभाष पाल जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। मैं आज आपको बकरियों में होने वाली खुरपका मुंहपका बीमारी के संबंध में कुछ जानकारियां दूंगा। इसे हम अपनी सामान्य भाषा में FMD के नाम से इस बीमारी को जानते हैं। यह रोग बकरियों में एक बहुत ही छोटे आँख से ना दिख पाने वाले कीड़े द्वारा होता है जिसे विषाणु या वायरस कहते हैं। मुंह पका खुरपका रोग किसी भी उम्र की बकरियों उनके बच्चों में हो सकता है। इसके लिए कोई भी मौसम निश्चित नहीं है। कहने का मतलब यह है कि ये रोग कभी भी बकरियों में हो सकता है। बकरियों में ये बीमारी के लक्षण सबसे पहले बुखार के आते हैं। इसके बाद बकरियों को देखा जा चलने में उसको परेशानी होने लगती है। मुँह में छाले बनने लगते, पैरों में भी छाले बनने लगते हैं। 2 या 3 दिन पश्चात वही छाले घाव में भी पैरों में घाव में परिवर्तित हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा छाले पड़ जाएं या घाव ज़्यादा बढ़ जाएं तो उसमें कीड़े भी देखने को मिल जाते हैं।
मक्खी द्वारा अंडे रखे जाते हैं, जिससे उसमें मैगट भी बन जाते हैं। मुँह में छाले होने की वजह से भी बकरियां हमारी खाना पीना नहीं खा पाती हैं। तो इस तरह के लक्षण हमारे बरसात के समय में हमारी बकरियों में देखने को मिल जाते हैं। ये रोग बीमार बकरियों के सीधे संपर्क में आने, पानी, घास, दाना, बर्तन, दूध निकालने वाले व्यक्ति के हाथों से, हवा से तथा लोगों के आवागमन से फैलता है। रोग के विषाणु रोगी बकरी की लार, मुंह, खुर, थनों में पड़े फफोले में बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। ये खुले में घास, चारा तथा फर्श पर 4 महीनों तक जीवित रह सकते हैं। ये विषाणु जीभ, मुंह, आंत, खुरों के बीच की जगह, थनों तथा घाव आदि के द्वारा स्वस्थ बकरियों के रक्त में फैलते हैं और 5 दिनों के अंदर इस बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बकरी अगर मुँह में छाले और पैरों में घाव हो गए हैं तो मुँह के छालों को हम पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में घोलकर उसके मुँह के छाले मुँह में ग्लिसरीन लगाकर मुँह के छाले ठीक करें। पैरों को पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर, और आजकल जो मार्केट में स्प्रे बहुत सारी कंपनियों के स्प्रे आने लगे, उसका स्प्रे करें। 5-7 दिन अगर हमने अपनी बकरियों का इस तरह से साफ़ सफाई से बचाव कर लिया तो इस बीमारी से जल्दी 6 या 7-8 दिन में छुटकारा मिल जाता है। अगर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि हमारी बकरियों के पैरों में घाव में कीड़े भी बन जाते हैं, तो कीड़ों का उपचार हम तारपीन का तेल लेकर रुई में उसका फुआ लेके भर के बांध दें और उसको 2 दिन तक बंधा रहने दें। उसको 1 दिन छोड़कर उसकी ड्रेसिंग करें। कीड़े ख़त्म हो जाने पर जो भी स्प्रे बाज़ार में उपलब्ध हैं उनसे उनका स्प्रे करें। 3 या 4 या 5 दिन ऐसी साफ़ सफाई की व्यवस्था कर लें तो इस बीमारी से पूरी तरह से निपटा जा सकता है। इस दौरान बकरियों को मुलायम एवं सुपाच्य दाना और चारा दिया जाना चाहिए, लेकिन पशुपालक भाई ये ध्यान रखें, रोगी बकरियों का उपचार करने से पहले पशु चिकित्सक से परामर्श अवश्य कर लें। किसान भाइयों, इस तरह के लक्षण अगर हमारी बकरियों में देखने को मिलते हैं तो इस बीमारी से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि इसका टीकाकरण अपन समय से पहले करा लें। साल में 2 बार टीकाकरण होता है। अगर हम समय से पहले इस बीमारी का टीकाकरण करवा लें तो इस बीमारी से हमारे बकरियों का बचाव किया जा सकता है। किसी कारण बस टीकाकरण नहीं हो पाया और हमारी बकरियों में ये बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले मुख्य रूप से हमें ऐसा करना चाहिए कि जिस बकरी में हमें ऐसे लक्षण देखने को मिलते हैं उस बकरी को हमारी बकरियों के झुंड से सबसे पहले उसको अलग कर देना चाहिए। उसका खान पान भी अलग करें। उसको उस बकरियों के उस झुंड में किसी भी हालत में न जाने दें। हमारी अन्य बकरियों को भी कुछ दिनों के लिए बाहर ना निकलने दें, जंगल में ना जाने दें, जलाशयों में पानी पीने ना जाने दें, क्योंकि जो बकरी हमारी इफेक्टेड हुई है हो सकता हमारी और बकरियों में भी इस बीमारी के लक्षण आ चुके हों जो बाहर से भली प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा भी हमें अपने पशुओं की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु कुछ और उपाय भी अपना लेना चाहिए। अपने बकरी शेड को डेली फिनाइल के पानी से ज़रूर धोएं। जहाँ से बकरी हमारी शेड में प्रवेश करती हैं, शेड के गेट के बाहर पोटेशियम परमैंगनेट के पानी का घोल हम वहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था करें जब बाहर से आएँ तो उसी में से उनके पैरों में से पानी लगता हुआ जाए ताकि उनके पैर एंटीसेप्टिक हो जाएं और किसी तरह के इन्फेक्शन से वो बची रहें। इस रोग का फैलाव स्वस्थ बकरियों में नहीं हो, इसके लिए प्रभावित बकरी के मुंह से गिरने वाली लार एवं पैर के घाव के संपर्क में आने वाले वस्तुओं, पुआल, भूसा, घास आदि को जला देना चाहिए या जमीन में गड्ढा खोदकर चूना डालकर दबा देना चाहिए। बकरी पालक भाइयों, मैंने जो उक्त जानकारी आप लोगों को बताई है, यदि इन सब जानकारियों को अपनी बकरियों के संबंध में इस्तेमाल करेंगे, अपने होने वाले जो आर्थिक नुकसान हो जाता है उससे बच सकेंगे। धन्यवाद किसान भाइयों। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या या सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatamp@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर से आपसे मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।